हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर के CC3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी शिक्षा इस पेपर की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है जो कि है विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। और सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वे विशिष्ट बालक हैं क्या। देखिए, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी क्लास में होते हैं, लेकिन एक अच्छा टीचर वही है जो ये समझ सके कि कौन सा बालक किस प्रकार की योग्यता रखता है, किस प्रकार की उसमें कमजोरियां हैं, या किस प्रकार से उसको अलग स्पेशल एजुकेशन दिया जा सकता है। तो सबसे पहले एक अच्छे टीचर की क्वालिटी ये होती है कि उसे सारे तरह के जो बालक होते हैं, दिखने में तो कई बार कई चीज़ें सामान्य लगती हैं लेकिन सामान्य होती नहीं, तो हमें यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि किस तरह से बालकों को हम डिफरेंट कर सकते हैं और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि हम पहले की बात करें तो पहले ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी कि इतना जो डेवलपमेंट था वो नहीं हुआ था। जैसे साइकोलॉजी आई, धीरे धीरे लोग समझने लगे चीज़ों को, तो उनको समझ में आया कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। इवन जो जुड़वा बच्चे होते वो भी, उनमें भी जो क्वालिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो यदि हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें, यदि साइकोलॉजी में जब हम व्यक्तिगत भिन्नता की बात करते हैं, तो जब डेवलपमेंट से पहले की जो बात थी तो उसमें सब बालकों को जनरल चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा जाता था, यानी कि सब सामान्य माने जाते थे और सबको वैसे ही पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब विकास हुआ, अब उनको समझ में आने लगा कि देखो, कुछ बालक तो हैं जो सामान्य व्यवहार करते हैं लेकिन कुछ जो है असामान्य व्यवहार भी करते हैं। तो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो समझ में आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मानसिक मापन और सांख्यिकी का जब डेवलपमेंट हुआ तो उन बालकों की ओर ध्यान दिया गया जो जनरल से थोड़े भी भिन्न हैं, यानी कि डिफरेंट है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि दो बालक कभी समान नहीं हो सकते, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस विषय पर हम कुछ अच्छा कर पाए या बच्चों का क्लासिफिकेशन कर सकें। तो इसी के लिए साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें क्या की गई, एकत्रित की गई। और यदि हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। तो चलिए आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक डेफिनेशन हम आप देख लेते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत से भिन्न है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जब हम विशिष्ट की बात करते हैं, आपने कभी भी सुना होगा कि कोई चीज़ जनरल होती है या स्पेशल होती है। जनरल तो जनरल ही होती है, यानी कि सामान्य, जैसा सब में है वैसा सब में है। लेकिन जब विशिष्टता की बात आती है तो यहाँ ये देखने बात होती है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों से औसत से भिन्न। औसत का शब्द का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो क्वालिटी है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, ये सब में एक सामान्य रूप में होती है, लेकिन जब किसी में इसका रेशो बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो वहीं वो चीज़ क्या हो जाती है, अलग सी हो जाती है। तो आइए हम इसको एक चीज़ से और देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया था, इसको आप देखिए कि इसमें ये देखिए, है ना। इसकी यदि हम बात करें तो सामान्य जो ये ग्राफ है या इसको वक्र कहते हैं, इसके दाएं तथा बाएं ओर पड़ने वाले जो 10% जो आपको ये दिख रहे हैं, ये जो वहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये 10% और ये 10%, ये तो क्या है, हमारे बालकों को औसत से भिन्न माना जाता है। और इन 20% को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जा सकती है, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे इनका इंटर इंडिविजुअल, यानी कि अंतर व्यक्तिगत। तो ये होता है कि जिस तरह से आप किसी भी बालक को समझेंगे उसी तरह से आप उसके लिए एजुकेशन की व्यवस्था कर पाएंगे और उसी तरह से उसको पढ़ा पाएंगे। तो चलिए आज के हम टॉपिक में सबसे पहले हम इनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि विविध आवश्यकता वाले, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। चलिए, विविध आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य या औसत स्तर के बालकों से अलग होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिसमें भी कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी वो जनरल से हमेशा क्या होगा, अलग होगा। और दूसरा पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ये प्रायः विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। सीधी सी बात है कि विलक्षण प्रतिभा यानी जिसमें कोई बिल्कुल अलग तरह की क्वालिटी हो या अलग तरह की प्रतिभा हो। असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। असाधारण का मतलब जैसे कि कोई सामान्य व्यवहार करता है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो अपने व्यवहार से असाधारण व्यवहार करने लगता है तो वो क्या हो जाता है, डिफरेंट कहलाने लगता है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, विशिष्ट बालकों की प्रकृति एवं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम लोग, है ना।
अब बात थर्ड पॉइंट की आती है, यह भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। देखो, यदि हम बात जब विशिष्ट बालकों की कर रहे हैं और उसमें डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव कैसा, कि देखिए कई बार क्या होता है, हमने क्या बोला है, सामान्य से अलग बालक विशिष्ट होगा, तो विशिष्टता कौन कौन सी हो सकती है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, उसमें इतने ज़्यादा पावर हो सकते हैं कि वो जनरल बालक से अलग हो, या उसमें ऐसी क्वालिटी हो सकती है जो कि उसे दूसरे बच्चों से हाई क्वालिटी पे ले जाए या हाई लेवल पे ले जाए। ठीक है, अब बात नकारात्मकता की आती है ना। नकारात्मकता में क्या है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव तो छोड़िए, अपनी हर चीज़ नेगेटिव में लिए चलते हैं, जैसे उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि जो लेवल उनका आईक्यू का होना चाहिए वो भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कि जब हम किसी भी चीज़ को ढूंढते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं, और ये बात आपको भी मालूम है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे जो हम बच्चों को ढूंढ रहे हैं या बच्चों को हम चेक करते हैं या बच्चों को हम देखते हैं, तो ये दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि विविध आवश्यकताओं के कारण इन बालकों को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने में समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सामना करने की बात जब आती है, तो ये देखिए कि विविध आवश्यकताओं के कारण, यानी देखिए हर बालक अलग अलग होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। अब जब रिक्वायरमेंट अलग है, तो जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उससे हमें एडजस्टमेंट करने में भी इन बच्चों को क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि व्यवहार अलग होता है, इनका सोचना बोलना हर तरह से अलग होता है। तो वातावरण तो सबके लिए एक जैसा होता है, बस इस वातावरण में वे अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है ना। तो ये चीज़ होती है। फिर हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, इन्हें अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन, आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पे जब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात चल रही है, तो इनमें जो क्वालिटी होती है, इनमें जो कैपेसिटी होती है, उसको डेवलप करने के लिए एक अच्छा एडजस्टमेंट चाहिए, उसके लिए एक अच्छी ग्रोथ चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए, तभी, क्योंकि देखिए इनकी यदि विशेष देखभाल होगी या इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, उस चीज़ को अचीव करके अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, और जो हम चाहते हैं, जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, वो उस चीज़ को सीख सकेंगे। अब बात आती है 6 पॉइंट की, इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने बात किया, हम नेक्स्ट टॉपिक में ये भी बताएंगे कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। आज तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि कैसी इनको स्पेशल एजुकेशन दिया जाना चाहिए। देखिए, स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि देखिए क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और उनमें सब में मैंने बताया कि अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, हर कोई एक तरह से लर्न नहीं कर पाता। तो इनको हम किस प्रकार से लर्न करें कि इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए हमें विशिष्ट एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात आती है 7 पॉइंट की। इसमें देखिए क्या है, ये बालक प्रायः शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। देखिए, यदि हम जब इनके टाइप्स देखेंगे, तो ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी कि शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे फिजिकली प्रॉब्लमेटिक होते हैं, मेंटल लेवल उनका नहीं होता। सांवेगिक का मतलब होता है कि कई बच्चों में इमोशंस का लेवल बहुत हाई होता है और कुछ कुछ बच्चों में इसका लेवल लो होता है। तो यहाँ पे और सामाजिक की बात करें या सोशल की हम बात करें, तो कई बच्चे देखना एकदम से सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं होते या एकदम से मिलते नहीं हैं लोगों से। तो यहाँ पे वे बच्चों को अपन ने अलग किया है कि इनकी क्या होता है, ये अपने आवश्यकताएं इनकी अलग होती हैं, है ना। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन बालकों को विशिष्ट शिक्षा के साथ साथ विशेष सेवाएं, देखभाल एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है। देखिए क्या होता है कि जब ये इस तरह के बालक हम देख लेते हैं, यदि वो बच्चा गिफ्टेड है या क्रिएटिव है, तब तो ठीक है कि हम उसको बहुत अच्छे से बताते हैं कि बेटा आप नया ऐसा कर सकते हो या आप अपनी क्वालिटी को ऐसे अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे यदि हम दूसरी ओर देखें, तो ऐसे कई तरह के बच्चे हैं जिनको क्या केयर की आवश्यकता है, उनको सहानुभूति की आवश्यकता है। यदि देखो, एक बार में कोई भी बच्चा आपकी बात नहीं मान लेगा। यदि आप एक अच्छे टीचर हैं और आप उसमें अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको निरंतर उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इनकी हमने सबसे पहले हमने देखा कि क्या होते हैं, फिर हमने इनकी विशेषताओं को देखा। अब बात हम करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना।
अब बात जब आती है विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे सबसे पहले लिया है हमने बौद्धिक रूप से भिन्न, यानी कि जो इंटेलिजेंसी का लेवल होता है वो अलग अलग होता है, जैसे मेंटली, एजुकेशनली, गिफ्टेड और क्रिएटिव। इनमें यदि हम बात करें तो देखिए बौद्धिक रूप से, जैसे कि हमें पहले भी मालूम है और आज भी हम ये जानते हैं कि जिनका सबका जो मेंटल लेवल होता है वो अलग अलग होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यदि हम सबका लेवल एक जैसा होगा तो सभी होशियार होंगे, या सबका लेवल थोड़ा लो होगा तो सभी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो यहाँ ये ध्यान देना है कि ये बौद्धिक रूप से भिन्न यानी इंटेलिजेंसी लेवल पे किस तरह से भिन्न हो सकते हैं। तो चलिए अपन इसको देखते हैं कि ऐसे में कौन से बालक आते हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में अयोग्य हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इनमें ये भी आ सकते हैं प्रतिभावान या सृजनात्मक भी आ सकते हैं, बौद्धिक रूप से भिन्न कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये बात यदि हम देखें कि जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक गतिविधियां होंगी वो अलग तरह की होंगी। अब मेंटल रिटार्डेड बच्चे जो हैं उनको यदि हम छोड़ दें तो सभी बच्चे क्या दिखेंगे, सामान्य दिखेंगे, है ना। तो इनका जो है व्यवहार से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें बताई गई है, मनोविज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस की है कि उन्होंने ये बताया है कि यदि इस प्रकार के बच्चों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो इनके लिए स्पेशल एजुकेशन की तो आवश्यकता होगी ही। इस प्रकार के बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के, यानी कि जो इंटेलिजेंसी के टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग की जाती है ना। तो 90 से लेके 110 आईक्यू वाले बालकों को सामान्य मानकर अन्य बालकों को बौद्धिक रूप से भिन्न और बाकी लोगों को विशिष्ट माना जाता है, यानी अतः विशिष्ट माना जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि 90 से 110 आईक्यू वाले बालक को सामान्य और अन्य बालकों को बौद्धिक रूप से भिन्न इन्हें अलग माना जाता है, ठीक है। 110 से अधिक आईक्यू वाले बालक प्रतिभावान और 90 से कम आईक्यू वाले बालक मानसिक रूप से पिछड़े समझे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम किसी बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे का क्या लेवल है ना। अब प्रतिभावान और सृजनात्मक की बात करें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन वे होते हैं जो अपनी योग्यता से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं, कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। इनमें ये सब बालक होते हैं, और ये क्षमताएं कब होंगी उनमें, जब उनका इंटेलिजेंसी का लेवल हाई होगा, है ना। अब देखते हैं फिजिकली डिफरेंट, है ना, यानी कि शारीरिक रूप से भिन्न बालक। अब यहाँ पे बात जब आती है तो इसमें बहुत सारे बालक आते हैं, विकलांगी, अक्षम, चिरकालिक बीमारियां, क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य। अब देखिए यहाँ पे ये भी है कि श्रवण क्षतियुक्त, दृष्टि क्षतियुक्त, बहुल विकलांग, यानी इस तरह के बालकों में ऐसे बालक आते हैं जो कि हमको दिखने में ही अलग समझ में आ जाते हैं, है ना। यानी कि इनको यदि कोई, कई बार ऐसा होता है बच्चों को कुछ बचपन से ही बीमारी रहती है या बाई बर्थ किसी को कुछ बीमारी रहती है, और कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कि ये विकलांग की श्रेणी में या शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आ जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे मैंने बताया कि विकलांग ने, जैसे आपको हैंडीकैप बच्चा जैसे हाथ से, पैर से या किसी भी तरह का शारीरिक रूप से अक्षम दिखाई देगा तो वो तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन बात जब हम इसकी करते हैं श्रवण क्षतियुक्त, दृष्टि क्षतियुक्त, बहुल विकलांग, तो श्रवण का मतलब होता है ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको सुनने की क्षमता क्या होती है, कहीं ना कहीं कमजोर होती है या उनको स्पष्ट सुनाई नहीं देता। अब बात दृष्टि क्षतियुक्त की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि उन बच्चों को प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ऐसे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं कि क्लास में सामने बिठा सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है इनको दूर की चीज़ें नहीं दिखती, ठीक है। चश्मा लगाना एक बात अलग है, ठीक है, डॉक्टर उसको गाइड करता है कि आप चश्मा लगाइए, आपका ये जो व्यू है वो क्लियर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो है ऐसी क्षति होती है जिनका क्या होता है, कोई इलाज नहीं होता, तो उसके लिए बच्चों को हमको स्पेशल एजुकेशन देना होता है, यानी कि उसको इस तरह से बैठा के पढ़ाना होता है कि उसको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखें भी, वो समझे भी कि क्या लिखा है। और बहुविकलांग का मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है इसमें कि बच्चे में कई प्रकार की हैंडीकैप जो वो है क्वालिटी हो, यानी क्वालिटी का मतलब ऐसा कि उसमें या तो उसको अच्छे से दिखता नहीं हो, या फिर उसमें अच्छे से सुनाई भी ना आता हो, या हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो। कई बार इस तरह की जो बहुत सारी विकलांगता जिस बच्चे में होती है तो वो इस तरह की श्रेणी में आ जाता है। अब बात हम करते हैं, देखिए हमने बहुत सारे इसमें क्लासिफिकेशन किया है, अब बात हम करते हैं मौखिक संचार में भिन्न। अब मौखिक संचार में भिन्न की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए ये आता है कि जो
बच्चे हैं, सबसे पहली बात ये आती है कि वाक क्षतियुक्त बालक, यानी कि जिनको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार के बालक जो होते हैं किसी न किसी प्रकार से इनमें बोलने का दोष होता है, जैसे हकलाना, स्वर दोष। द्वितीय भाषा इनकी जब देखा जाए, द्वितीय भाषा जो इनकी है, तो वो विकलांग बालक कहलाते हैं, है ना। द्वितीय भाषा विकलांग बालक है, इसका मतलब ये कि ये वे बालक हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जो कि उनके वातावरण और स्कूल बाजार में बोली जा रही है। साथ ही भाषा विकलांग बालकों के अंतर्गत वे बालक भी आते हैं जो मातृभाषा भी ठीक ढंग से नहीं बोल पाते हैं। यद्यपि मौखिक संचार में यदि हम बात करें तो भिन्नता का कारण बालकों के भिन्न भिन्न भी होता है। इसमें क्या होता है, कई बार हम देखिए, अब बात जब इसकी बता रहे हैं, हम आपको ये भी बताते हैं कि सीखने में कई बार इनको प्रॉब्लम जाती है, कई बार इनमें थोड़ा सा पिछड़ापन होता है, इमोशनली रूप से इन लोग थोड़े से डिसबैलेंस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि स्पष्ट बोल भी नहीं पाते हैं और उसका उच्चारण भी समझ नहीं पाते हैं, या खुद भी उच्चारण इसका सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना। अब बात आती है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों की। देखिए, संवेगात्मक, सामाजिक, समस्यात्मक और अपराधी। अब इसमें यदि बात हम करें तो ऐसे बहुत सारे बालक हैं जो इमोशनली रूप से क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। छोटी छोटी बातें उनको बुरी लग जाती हैं, या छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को थोड़ा सा यहाँ पे समझने योग्य है। अब सामाजिक रूप से मैंने पहले भी बताया था आपको कि सामाजिक रूप से मतलब ये होता है कि वो सोसाइटी से क्या है, इंटरेक्शन नहीं कर पाते, है ना। कोई से एकदम से फ्रीली बोल नहीं पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ ये बालक अपने इस कैटेगरी में आते हैं। अब यदि इन लोग क्या करते हैं, इन बालकों में क्या होता है कि प्रायः देखने में आता है कि संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं। उन्हें जो सोसाइटी है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो काफ़ी परेशान करते हैं। इनके साथ एक और समस्या है कि ऐसे बालकों को पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये बालक को हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोग को समझना इसलिए जरूरी क्योंकि टीचर बनने वाले हैं, है ना। अतः मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक एक ऐसा विशिष्ट बालक है जिसे विशेष ध्यान की नहीं, विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता है। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों में समस्यात्मक तथा अपराधी बालक भी आते हैं। वास्तव में ऐसे बालक मनोसामाजिक भिन्नता का परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि संवेगात्मक व सामाजिक अस्थिरता इन्हें समस्यात्मक तथा अपराधी बनाती है। इसके लिए विशेष शिक्षा का होना अनिवार्य है। यदि कई बार इनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर, तो क्या होता है, इनमें अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होने लगता है और ये अपने जो कल्चर है उससे भी अलग होने लगते हैं ना। अब बात आती है कि सांस्कृतिक रूप से भिन्न, यानी कि ये जो क्या होता है, हमारा जो कल्चर होता है उससे वो किस प्रकार से अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों में मुख्यतः अधिगम असुविधा और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक आते हैं। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को सीखने में, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी सीखना, इसमें इस तरह के बालक आते हैं जिनको सीखने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है ना। सामान्य बालकों को जो प्राप्त हो जाता है वो इनमें थोड़ा सा धीरे प्राप्त होता है। और यदि हम इनके सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक वे नहीं हैं जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती, बल्कि वे हैं जो कि उस परिवेश में जिसमें वह रह रहे हैं एक संस्कृति को रखते हैं। ऐसे बालक समाज के उन अनेकानेक बालकों से भिन्न होते हैं जिनकी संस्कृति समान है ना। अब बात हम यहाँ देखते हैं इसकी कि संस्कृति से अलग अलग है, संस्कृति सबकी समान है, लेकिन जब इस तरह के बालक आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वे अपनी संस्कृति को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, है ना। इसलिए वो इस तरह से वे अलग हो जाते हैं। अब लास्ट हम देखेंगे वंचन के आधार पर, है ना, वंचित बालक। इसमें क्या होता है कि इसमें वे बालक आते हैं, इसमें एक तो सबसे पहले से 3 कैटेगरी बताया है ना, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल। और यहाँ पे देखिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से इनका जो वंचन है इनको विशिष्ट बालकों की श्रेणी में लाता है। इसीलिए बालक अपनी वंचना के आधार पर समाज से भिन्न माना जाता है। ऐसे बालक सामाजिक व आर्थिक सुविधाओं से वंचित रहने के कारण शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रहते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा व धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते, साथ ही कोई भी कार्य कर पाते नहीं हैं। अपराधी बालकों की बनने की श्रेणी में भी बालक ये वाले आ जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये चल रही है कि वंचित बालक। देखिए यहाँ पे ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि इनमें इतना डिफरेंस पाया जाता है
जैसे अपने 3 कैटेगरी अपन ने इसके देखी कि क्या था, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। तो यहाँ पे क्या होता है, बालकों को यदि प्रॉपर ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती तो वो क्या होता है, अपने आप को अलग सा समझने लगते हैं और अपने सोसाइटी से अपने आप को अलग करने लगते हैं। और जब आप किसी भी देखिए किसी भी चीज़ को, जब सोसाइटी से कोई भी चीज़ अलग होगी तो वो सीधी सी बात है कि वो नेगेटिव में जाने लगेगी। तो इस तरह के बच्चे जब अपने आप को अलग समझने लगते हैं तो क्या होता है कि वो नेगेटिव में जाते हैं, साथ ही साथ वो ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। तो यहाँ पे इस तरह से हम इतने सारे बालकों को समझते हैं और एक टीचर के लिए ये आवश्यक है कि वो इस तरह के बालकों को समझे, समझ के किस प्रकार की एजुकेशन देना चाहिए, वे क्वालिटी को वो अपने आप में इंक्रीज करें, डेवलप करें, तभी वो कर पाएंगे आगे अच्छे से पढ़ाई, है ना। इस प्रकार के विशिष्ट बालकों की कई श्रेणियां हैं और हमको ये बात का भी ध्यान रखना है कि इन श्रेणियों में किस प्रकार से हम उन बच्चों को समझ कर, अलग कर कर अच्छे से अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे आपका टॉपिक एक्सप्लेन किया, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, थैंक यू।